नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। 5 की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की अहम खबर, राजस्थान के सरिस्का अभ्यारण्य में कल शाम से आग लगी हुई है और ये आग 10 किलोमीटर के इलाके में पसर गई है। इस वक्त इसे बुझाने की कोशिश हो रही है। चिंता की बात यह भी है कि वहां पर कहा जा रहा है एक बाघिन 2 बच्चों के साथ फंसी हो सकती है, लेकिन ये आग कितनी बड़ी है और इस वक्त क्या चल रहा है ये जानने के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह का। हर्षा, तस्वीरें हम इस वक्त जो देख रहे हैं वो आग को बुझाने की जो कार्रवाई हो रही है हवा से, हेलीकॉप्टरों के जरिए उसकी है, लेकिन इस वक्त क्या पता चल रहा है? आग कितनी फैली है, कितनी घनी है और किस तरह के उस पर प्रयास चल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो पूरी जो आग फैली है एक्चुअली उसने विकराल रूप धारण किया है मंडे से, सोमवार से। लेकिन आग एक तरह से संडे को ही लग गई थी, रविवार को, पर उस टाइम क्या था, वो आग काबू में थी और बहुत छोटे पैमाने पे थी। उसके बाद क्या हुआ कि मंडे को हवा के रुख के साथ साथ वो आग फैली है और पहाड़ों पर पहुंच गई है और अब इसने बिल्कुल विकराल रूप धारण कर लिया है। और ये जो 10 स्क्वायर किलोमीटर में है, 3 जो गांव, बालेटा और आसपास के जो 2 गांव और हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं उनको भी अलर्ट पे कह दिया गया है कि भाई अगर आग आपकी तरफ आती है तो आप गांव छोड़ के चले जाएं। दूसरी बात यह है कि आईएएफ के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो बैम्बी बकेट ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि सिलीसर जो पास में लेक है वहां से पानी उठाकर उस पर डाल रहे हैं। और दूसरा जो चिंता की बात है कि वो S-17 जो टाइग्रिस है वहां पर वो 2 शावकों के साथ उस एरिया में है। अगर एनिमल्स का मूवमेंट होने लगता है तो वो भी एक चिंताजनक बात हो सकती है अगर आग पर काबू नहीं पाया गया। और तीसरी बात ये है कि यहाँ ये जो पूरा एरिया है ये टाइगर रिजर्व है। आप जानते हैं कि सरिस्का में बहुत सक्सेसफुल टाइगर का रीलोकेशन हुआ था, पुनर्वास हुआ था। तस्करी के कारण पूरा टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पे जो था वो खत्म हो गया था, लेकिन उसको वापस सक्सेसफुली रीलोकेट किया गया था और अब सरिस्का में 20 से ज्यादा टाइगर है। 3 इनिशियली वहां पर रंथमबोर से आए थे, अब 20 से ज्यादा टाइगर है, प्रजनन हुआ है वहां पे। तो एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है फॉर टाइगर रीलोकेशन फॉर प्रोजेक्ट टाइगर। अब ऐसे में इस तरह का आग लगना बहुत चिंताजनक बात है। क्यों लगी है आग, अभी तक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसे अज्ञात कारण बता रही है, लेकिन हम इस पे थोड़ा सा ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत तेज गर्मी पड़ी है मार्च में, कहीं उसके कारण तो आग नहीं लगी है। ये सवाल है, सोचने का सवाल है, जो क्लाइमेट चेंज वगैरह के बारे में विशेषज्ञ कहते हैं, क्या इसका आग का उससे कुछ रिलेशन है? ये सोचना जरूर है, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। फिलहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नहीं बताया है कि आग की वजह क्या है, लेकिन ये विश्लेषण का विषय जरूर रहेगा। जी हर्षा, ये भी जानना चाहेंगे कि गर्मी की शुरुआत हुई है और फॉरेस्ट फायर का सिलसिला शुरू हो गया। उत्तराखंड में भी हमने पहले देखा है, यहाँ राजस्थान में भी इस तरह के खतरे देखे जाते हैं। क्या सरिस्का में पहले भी ऐसी आगें लगती रही हैं गर्मियों के मौसम में, या इस बार की आग ये ज्यादा बड़ी और अलग है? देखिए, ये इस बार की आग जरूर मैं कह सकती हूँ ज्यादा बड़ी है, अलग है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुंभलगढ़, माउंट आबू, वो जो गुजरात से सटा हुआ इलाका है वहां पर आग लगती है। सरिस्का में पहली बार इस बड़े पैमाने पे आग लगी है और इसलिए हम कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। 20 से ज्यादा टाइगर है वहां पे और प्रोजेक्ट टाइगर का एक अहम सक्सेसफुल रीलोकेशन का रिजर्व है ये। और इस तरह से आग फैलना, वो भी 10 स्क्वायर किलोमीटर, कोई मामूली नहीं है ये। 10 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ी जगह होती है। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हर्षा इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही थी कि इस वक्त कोशिशें तो पूरी की जा रही हैं और वहां पर अब जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो बेहतर होता रहा है। ऐसे में यह खतरा बना रहेगा कि वहां पर जो मौजूद टाइग्रेस है बच्चों के साथ, उसकी स्थिति क्या है। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक अहम मुद्दे की। हर इंसान अपना एक घर बनाने का सपना रखता है, अपनी पूरी जमा पूंजी वो इस सपने को पूरा करने में कई बार लगा देता है और पूरे भरोसे के साथ वो अपना ये पूरा पैसा बिल्डर के हाथ में दे देता है। ऐसे में बिल्डर कई बार लंबा वक्त लगाते हैं मकान देने में और कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ बिल्डर दिवालिया घोषित कर दिए गए और कुछ ऐसा ही देखने को अब मिल रहा है जब मुश्किल में घर खरीदार एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। दरअसल NCLT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में लॉजिक्स ब्लॉसम जेस्ट नाम के लॉजिक्स बिल्डर के एक प्रोजेक्ट के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू की है। NCLT ने IRP यानी कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को नियुक्त किया है। इस IRP के पास अब घर खरीदारों को फॉर्म भरकर
घर से जुड़ी जानकारी देनी होगी। उन्हें अपना पूरा ब्यौरा देना होगा, कितना पैसा दिया है, कौन सा मकान है, क्या बुक किया था। नोएडा के सेक्टर 143 में 2011 में लॉन्च हुआ था ब्लॉसम जेस्ट प्रोजेक्ट। ये लॉजिक्स बिल्डर का है। 14 टावरों में 9 टावर अभी भी अधूरे हैं और बिल्डर पर नोएडा अथॉरिटी का करीब 500 करोड़ बकाया है। और डिफॉल्ट होने पर अक्सर इस तरह की कार्रवाई शुरू होती है, जो कि सुपरटेक के मामले में भी देखा गया था। दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा बिल्डर जिसने अपने लोन की रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया और उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू हुई। 25 मार्च को सुपरटेक के खिलाफ ये दिवालिया कार्रवाई शुरू हुई थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनसीएलटी में ये याचिका दी थी। यूनियन बैंक का सुपरटेक पर बकाया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में सुपरटेक के कई प्रोजेक्ट अटके हैं। करीब 25,000 घर खरीदारों को अब तक उनका आशियाना नहीं मिला है। ऐसे में चिंता उन लोगों की होती है जिन्होंने अपना पूरा पैसा इन घरों में लगा दिया। तो पहले सुपरटेक और अब लॉजिक्स ने ये उनके साथ ये हो रहा है कि उनकी दिवालिया होने की कार्रवाई शुरू हो रही है। इसके चलते 3,000 से ज्यादा फ्लैट खरीदार जो लॉजिक्स के खरीदार हैं वो परेशान हैं। लॉजिक्स बिल्डर दादरी तहसील के बड़े बकायेदारों में से है। इसी के चलते ये लोगों को फ्लैट मिले भी, अगर कुछ जो फ्लैट्स उनमें से मिले भी, वो बिना बिजली और पानी के कनेक्शन के हैं क्योंकि उन्होंने बकाया नहीं पूरा पे किया है। दिल्ली एनसीआर के बिल्डर एक के बाद एक दिवालिया हो रहे हैं और खरीदार परेशान हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। दिल्ली एनसीआर के हजारों जो लोग हैं, उनके मकान का सपना टूट रहा है, लगातार टूट रहा है। अभी कुछ दिन पहले सुपरटेक के दिवालिया होने की खबर आई। उसमें तकरीबन 25,000 से ज़्यादा जो फ्लैट के बायर हैं, जो ख़रीदार हैं, उनके अंदर बेचैनी पाई जा रही है क्योंकि उनको नहीं पता है कि अब उन्होंने जो अपनी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाई थी एक घर खरीदने में, उनको घर मिलेगा या नहीं। दूसरा जो प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं कि ब्लॉसम जेस्ट का ये प्रोजेक्ट है। 14 टावर इसमें बनने थे, सबकी बुकिंग भी हो चुकी है, सारे खरीदारों से पैसा भी लिया जा चुका है, लेकिन अभी तक केवल 3 टावर बने हैं। बाकी सारे टावर आप देख सकते हैं कि अधूरे हैं। अभी कोर्ट में केस भी चला और अब एक कोर्ट ने एक समिति बैठा ली है कि खरीदारों के जो कंसर्न हैं, जो खरीदारों की समस्याएं हैं, उनको सुलझाया जा सके। और 14 में से 3 टावर में फ़िलहाल जो लोग रह भी रहे हैं उनकी ना तो रजिस्ट्री हुई है और ना ही मूलभूत सुविधाएं बिजली और पानी की उनको मिल रही हैं। बिजली जो है वो जनसेट से दिया जा रहा है और पानी वो ख़रीद कर पी रहे हैं। और बाकी जो तकरीबन 2,000 से ज़्यादा जो मकान के ख़रीदार हैं उनको अभी तक नहीं पता है, क्योंकि उनके मकान तैयार ही नहीं हुए हैं कि उनको उसका पैसा मिलेगा या मकान बाद में मिलेगा। तो एक बहुत ही बेचैनी भरा माहौल है। तमाम सारे जो ख़रीदार हैं उन्होंने रेरा में भी केस डाला हुआ है। 200 से ज़्यादा रेरा में केस हैं और कई बार रेरा ने आदेश भी जारी किया कि इनकी जो समस्याएं हैं, इनके जो पैसे हैं या तो वापस किए जाएं या किसी दूसरे प्रोजेक्ट के मकान दिए जाएं इनको। लेकिन उसके बावजूद, रेरा के आदेशों के बावजूद भी फ्लैट के ख़रीदारों को कोई राहत नहीं मिल रही है। तो इसी के चलते तमाम सारे लोग EMI भी चुकता कर रहे हैं और उनको उनका घर भी नहीं मिला है। और लगभग सारे ही जो फ्लैट के ख़रीदार हैं उन्होंने 90% से लेकर 100% तक वो भुगतान भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी मकान मिलने की उम्मीद नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि जो ब्लॉसम जेस्ट के जो मालिक हैं वो तकरीबन 600 करोड़ से ज़्यादा का जो बकाया हैं वो नोएडा विकास प्राधिकरण पर है। तो इसी के चलते जिन लोगों को फ्लैट भी मिले हैं उनकी ना तो रजिस्ट्री हो पा रही है और ना उन्हें बिजली पानी की सुविधा मिल पा रही है। ग्रेटर नोएडा से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभय कुमार जुड़ गए, जो कि CMD हैं गृह प्रवेश ग्रुप ऑफ कंपनीज के, और रणधीर कुमार सिन्हा हैं जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। ऐसे मामलों में लगातार वो सक्रिय रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि बिल्डर की जो स्ट्रेस है वो पिछले सालों में जो रहा है उसे हम समझते हैं, लेकिन सबकी बात ये होती है कि पैसा तो लिया जाता है बनाने के लिए
ग्राहकों से, तो फिर क्यों नहीं पूरा किया जाता है? ऐसे में ये बात आप मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन ये भी बताइएगा कि अगर बिल्डर अब दिवालिया घोषित किया जाता है तो आगे क्या वो मकान ये पूरे कर पाएगा या नहीं? देखिए, इसमें आपने खुद ही जवाब दे दिया कि ऐसा होता है, और आपने 2 प्रोजेक्ट का मेंशन भी किया, यहाँ पर 2 बिल्डर्स का मेंशन भी किया। अब मुझे आपका प्रश्न समझ में नहीं आया कि वो 2 प्रोजेक्ट या 2 बिल्डर का स्पेसिफिक है या जनरल क्वेश्चन है। तो जनरल क्वेश्चन का यदि आपका मैं ये समझूं कि आप ये जानना चाहती हैं कि एनसीएलटी में जाने के बाद बायर्स का क्या होगा, भविष्य क्या होगा, तो इसके लिए मैं बता दूं, जब भी एनसीएलटी में इस तरह के कोई प्रोजेक्ट जाते हैं और एनसीएलटी किसी प्रोजेक्ट के लिए आईआरपी अपॉइंट होता है और उसको रिजॉल्व करने के लिए जब ये दी जाती है, तो वो बिल्डर भी रेजोल्यूशन प्लान अपना सबमिट कर सकता है। अब बिल्डर्स की अपनी समस्याएं होंगी इन 2 प्रोजेक्ट्स में, और अभी तो सब कुछ कोविड पे नहीं डाला जा सकता, लेकिन कोविड को छोड़ा भी नहीं जा सकता। ये कोविड ने बहुत टफ टाइम दिया है बिल्डर्स को, और बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी बायर्स थे, उन लोगों ने भी अपने किस्तें देने बंद कर दी। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में उनको टाइम टू टाइम पैसे नहीं मिले, कई सारी समस्याएं हैं। तो ये पर्टिकुलर इन 2 प्रोजेक्ट या इन 2 बिल्डर के बारे में यदि बोल रही हैं, तो इसमें पूरे स्पेसिफिक्स में जाना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये बकाया है नोएडा अथॉरिटी का। अब नोएडा अथॉरिटी के साथ अपनी एक अलग समस्या है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब अवार्ड किया नोएडा अथॉरिटी को, बोला 8% के रेट पे, कोविड के दौरान आप 8% के रेट पे सारे लोगों का इंटरेस्ट ऐड कीजिए, इंटरेस्ट का भुगतान लीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी चैलेंज करके वो अभी भी मैटर सब जुडिस पड़ा हुआ है, जिस कारण से ना तो डिमांड निकल पा रही है, ना डिमांड पेमेंट हो पा रहा है। मतलब समझिए बिल्कुल पॉलिसी पैरालिसिस का सिचुएशन है। तो आज इतना बकाया जो नोएडा अथॉरिटी बता दे रही है, नोएडा अथॉरिटी को साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स को कितना इंप्लीमेंट उन लोगों ने किया है अभी तक। बिल्कुल, नोएडा अथॉरिटी तो हर बार बच के निकल जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में कोई और लिप्त हो जाए या इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए, अथॉरिटी हमेशा अपना दामन बचा करके निकल आई है, ये हमने देखा है। सिन्हा साहब, इसमें ये जानना चाहेंगे कि अब जिन लोगों ने पैसा लगा दिया है, जो खरीदार हैं, उनके लिए आगे का रास्ता क्या रहेगा? देखिए, जहां तक खरीदारों का सवाल है, उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एनसीएलटी ने जो ऑर्डर दिया है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का, वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में आप आईआरपी के पास अपना क्लेम दर्ज कर सकते हैं। फॉर्म सीए आता है, जहां पे आप अपने सारी डिटेल्स के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वहां पे अपना डिटेल्स फाइल करेंगे, जहां से आपको रिलीफ मिल सकता है। और आईआरपी जब भी अपॉइंट होता है, उसमें ये नहीं होता, उसमें होता है कि वो रिस्ट्रक्चर कर सकता है। पहले फर्स्ट priority should be given to restructuring, not to insolvent the company. अगर यूनियन बैंक ने क्लेम किया है 432 करोड़ से अप्रॉक्स उन्होंने क्लेम किया है, तो दैट इज नॉट कि 432 करोड़ का ही वो प्रोजेक्ट है, वो काफी ज्यादा का प्रोजेक्ट है। तो इनको रीस्ट्रक्चरिंग करना है, और कैसे रीस्ट्रक्चरिंग करना है उसका रिजोल्यूशन प्लान उनको देना है। अगर रीस्ट्रक्चरिंग होगा तो फिर बायर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा, और बायर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में भी कहा है कि आप बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उसके बाद आप किसी अदर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। साथ साथ क्योंकि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर बाद में आएगा, पहले बायर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर, दे आर ट्रीटेड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगस्त 2019 से पहले बायर्स कहीं भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में नहीं आते थे। अगस्त 2019 के बाद सारे बायर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में आ रहे हैं। तो अब क्या है कि अब बैंक के सीओसी में बायर्स भी अपनी साझेदारी करेंगे, उनका भी इक्वल शेयर होगा, और एक्युमुलेटिव तरीके से जा सकते हैं ना बॉस। यस, सारे एक्युमुलेटिव तरीके से ही जाएंगे, सारे सीओसी में ही जाएंगे, उनकी तो मतलब वोटिंग्स की राइट्स होगी, तो उनका हक नहीं मारा जाएगा अगर उन्होंने, कहीं भी मारा नहीं जाएगा। तो ये एक जरूरी बात हो जाती है, जैसे सिन्हा साहब कह रहे हैं कि इस वक्त पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभय जी, आप बायर्स को क्या सलाह देंगे कि जब वो पैसा लगा रहे होते हैं तो किन बातों का ख्याल रखें? क्योंकि नाम तो कई बड़े होते हैं और उसके बाद पता नहीं होता। अब कईयों ने नाम पे भरोसा करके पैसा लगाया, लेकिन फिर आगे जाकर के उन्हें मायूसी होती है। देखिए, मैं यहाँ पर बोलूंगा बायर्स की गलती बहुत कम है।
बहुत ही कम है। यहाँ पर 2-3 चीज बहुत बेसिक चेंज करने की आवश्यकता है। जैसे नोएडा की हम बात कर लें या ग्रेटर नोएडा की बात कर लें, यमुना अथॉरिटी की बात कर लें, तो यहाँ 10% पेमेंट देने के बाद आपकी प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती है और आप सेलिंग चालू कर सकते हो। आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी मिल जाती है और आप धीरे धीरे पेमेंट लेना शुरू कर देते हो। बायर, अब यहाँ पर कुछ पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। महाराष्ट्र गुजरात में ऑलरेडी हो रहा है, गुड़गांव भी काफी कुछ कर लिया है उन लोगों ने। अभी क्या है कि हमारे यहाँ जो रजिस्ट्री होती है ये एट टाइम ऑफ पोजीशन होती है। महाराष्ट्र गुजरात का मॉडल को फॉलो कीजिए, 20% पेमेंट लीजिए। 21% पेमेंट आप ले ही नहीं सकते जब तक आप डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री कराएंगे, एक अथॉरिटीज, बायर्स, बिल्डर्स सारे एक पर्टिकुलर ये कानूनी फ्रेम में बंध जाते हैं, क्योंकि वो स्टैंप ड्यूटी भी पे कर दिए होते हैं। फिर वो ट्रेडिंग जो होती है, जो आधे 5 लाख पेमेंट देकर वो वेट करते हैं कि पोजीशन तक रेट बढ़ जाएगा तब बेच देंगे, और वो बिल्डर को पेमेंट देना बंद कर देते हैं क्योंकि बिल्डर सिर्फ 18% तक इंटरेस्ट चार्ज करता है और वो सोचते हैं कि हमें तो ये 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 10 लाख मिल जाएगा, तो हम पेमेंट क्यों करें, हम 18% इंटरेस्ट पे कर देंगे। अल्टीमेटली क्या होता है, बिल्डर को पैसे मिलते नहीं। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी में बिल्डर्स को पेमेंट मिलता नहीं है। सेकंड फ्रंट पे मैं ये बोलूंगा, एक और चीज ऐड करूंगा मैं, यहाँ पर रेरा जो आया है, रेरा बहुत कुछ किया है, लेकिन रेरा को बहुत ताकत देने की आवश्यकता है। रेरा कंप्लीटली कंसंट्रेटेड है रियल एस्टेट पे, तो उनको ताकत देने की आवश्यकता है। रेरा का एक तरह से एडवाइजरी बॉडी बन के रह गया, रेगुलेटरी अथॉरिटी से एडवाइजरी, ये बात आपने बिल्कुल टूथलेस टाइगर हो गया है। मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। सिन्हा साहब, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि डिफॉल्ट जो हम ज्यादा देखते हैं बिल्डरों का, ये एनसीआर के नोएडा वाले इलाके में ज्यादा देखते हैं। क्या इसके लिए नोएडा अथॉरिटी भी जिम्मेदार रही है, उनकी पॉलिसीज भी जिम्मेदार रही हैं? देखिए, जहां तक अभी अभय जी ने बताया कि 10% के बाद आप प्लॉट के ऊपर सैंक्शन कर सकते हैं, प्लॉट को आप बेच सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो ये चीज बहुत गलत है। ये अथॉरिटी को इस चीज के लिए ना कुछ रूल एंड रेगुलेशंस निकालनी चाहिए, जिससे कि उनके ऊपर भी दबाव बढ़े, जो बिल्डर्स हैं उनके ऊपर भी दबाव बढ़े, और बायर्स जितना भी ईज होता है ना, जितना भी आपको बायर्स के लिए प्रॉफिटेबल होता है, वो चीज करनी चाहिए। और जहां तक रेरा की बात है, रेरा मैं ये नहीं कहूंगा इट इज ए टूथलेस बॉडी, बट जहां तक आरसी देने के बाद की बात है, वो कंप्लायंस का पूरा पार्ट नहीं हो पाता। रेरा अपना एडजुडिकेशन कर देता है, बट जो आरसी होती है, जो रिकवरी सर्टिफिकेट्स होती है, वो जल्दी नहीं हो पाती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए अगर कोई मैकेनिज्म अगर निकालती है अथॉरिटी, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कुछ कंप्लायंस के पार्ट्स में अगर कुछ करती है, तो वो काफी प्रॉफिटेबल होगा सारे बायर्स के लिए। और इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी और भी आएंगे। अभी ये 2 ही प्रोजेक्ट्स अभी दिखने को रहे हैं, अभी और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे जो एनसीएलटी जाएंगे और बाकी के जगह पे जाएंगे। तो इन लोगों का, जो बिल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, पहले अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, पैसे लेते हैं सीएलपी प्लान में, सबमेंशन प्लान में, दोनों प्लान में पैसे उठाते और फिर वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं। उस चीज को भी इन्हें रोकना पड़ेगा, उस पैसे को उठा करके दूसरे में। लेकिन ये रेरा के आने के बाद इसमें थोड़ा रोक तो आई होगी, क्योंकि इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान हम की बात करते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में ये अथॉरिटी क्यों नहीं शामिल होती है? अथॉरिटी भी तो कंस्ट्रक्शन लिंक ही दे रही है, उनको 8 या 10 अलग किस्तों में पेमेंट करना होता है, तो ये कंस्ट्रक्शन लिंक को वो बहुत आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं कि वो अपने भी पेमेंट निकाले, बायर्स को भी प्रोटेक्ट करें। इस चीज के लिए उनके साथ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बहुत जरूरी है, जिससे कि तीनों आदमी बंधे रहे। चलिए, मेरे पास वक्त अब रह नहीं गया, लेकिन इतना साफ है कि सिर्फ बिल्डर और जो घर खरीदार है उनके बीच की बात नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं अथॉरिटी जो है, नोएडा अथॉरिटी, उसे भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो सारे घर खरीदार हैं, इनको अपने आशियाने जरूर मिल जाए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया। ब्रेक के बाद हमारे चैनल पर खबरों का सिलसिला जारी है। पेट्रोल डीजल आज फिर महंगा हुआ है।
पेट्रोल की कीमत 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है, वहीं डीजल के दाम में 70 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अगर दामों को देखें या सभी शहरों के दामों पर नजर अगर डालें तो दिल्ली में पेट्रोल इस वक्त 100 रुपए के पार चला गया है। ये पहली बार हुआ है क्योंकि 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हुआ है पिछले कुछ दिनों में, और पिछले 8 दिनों में अगर देखें तो ये 7वीं बार बढ़ोतरी देखी गई है। 8 दिनों में पेट्रोल और डीजल 4 रुपए 80 पैसे तक बढ़ा है और दिल्ली में डीजल की कीमत 91 रुपए 47 पैसे हो गई है। मुंबई में पेट्रोल पहले से ही महंगा था, वहां पर अब कीमत 115 रुपए के पार है प्रति लीटर और डीजल लगभग 100 के करीब पहुंच गया है, 99 रुपए 25 पैसे है। वहीं पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर आज संसद में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया है। वहीं कांग्रेस ने बड़ी कीमतों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चुनाव नतीजों के बाद हर दिन कीमत बढ़ी है, लगता है गरीबों, मध्यम वर्ग और छोटे कामगारों को सरकार भूखे मारना चाहती है। वहीं निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पैंडेमिक के बाद यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूटी है, जिसका असर कीमतों पर दिख रहा है। एक बार इलेक्शन वो जीते, जीतने के बाद लगातार हर 2 दिन को, हर दिन को वो बढ़ाते जा रहे हैं। मोदी सरकार गरीबों को, मध्यम वर्गों को और जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं उनको शायद उपवास रखना चाहती है, भूखे मरवाना चाहती है। यही उनका इरादा होगा ताकि वो कितने बलवान हैं ये दिखाने के लिए ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। उधर मुंबई में कीमत पेट्रोल की 115 रुपए के पार पहुंच गई है और डीजल की भी जल्द सेंचुरी लगने वाली है। ऐसे में वहां पर खास तौर पर जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोग हैं वो चिंता में हैं। उनका कहना है कि सरकार परिवहन उद्योग को नुकसान हो रहा है, उस पर ध्यान दे। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी को लेकर बहुत बवाल हुआ। आज दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि मेरे खून का हर एक कतरा देश के लिए है। हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। अभी भगवंत मान जी की प्रधानमंत्री जी से मीटिंग हुई। मीटिंग में भगवंत मान जी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को कहा कि सर, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, देश की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए आज मैं आपको ये एश्योरेंस देने के लिए आया हूं कि अगर बॉर्डर की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का कोई भी मसला होगा, उन्होंने कहा मैं एश्योरेंस देने आया हूं कि हम देश की सुरक्षा के साथ किसी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे, कोई राजनीति नहीं होगी। तो देश के लिए हम किसी किस्म की राजनीति नहीं करेंगे। देश की जब भी बात आएगी, हमारा शरीर का एक एक कण, हमारे खून का एक एक कतरा हमारे देश के लिए समर्पित है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम देश के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका आई है और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर जवाब दाखिल किया है। यूपी सरकार ने पीड़ित परिवारों के आरोपों को गलत बताया है, उनसे इनकार किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत का विरोध किया था, ये दावा है यूपी सरकार का। ऐसा आरोप लगाया गया था परिवार वालों की तरफ से कि नहीं किया गया था। हाईकोर्ट में जमानत का विरोध न करने का आरोप गलत है, सरकार ये कहती है। और यूपी सरकार ने ये भी कहा कि एक गवाह पर हमले के आरोप जो लगे हैं वो भी गलत है, क्योंकि उनका कहना है कि होली में कोई निजी विवाद हुआ था जिसको लेकर गवाह पर हमला हुआ था। यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश महाना ने आज विधानसभा अध्यक्ष का पद संभाल लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। उन्होंने 8वीं बार चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन को गरिमा के साथ चलाएं, जबकि अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष की भूमिका न भूलें।
बहुत दिन नहीं हुए हैं। मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी और ये भारत में ही संभव हो सकता है और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हो, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और आज आपका सर्वानुमति से यहां पर चयन हुआ है, ये सचमुच भारत की उन मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत करता है और भी पुष्ट करता है। अभी तो केवल हम इतना कहना चाहते हैं विपक्ष के होने के नाते कि समय समय पर आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी और जितना आप विपक्ष को मौका देंगे उतना लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि आज इलेक्टेड गवर्नमेंट के आप स्पीकर हैं। हम सब जनता के बीच में गए थे, उसके बाद इलेक्ट होकर के आए और जब हम इलेक्ट होकर के आए हैं तब हमने आपको इलेक्ट सर्वसम्मति से बैठाया है। आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कोई तानाशाह गवर्नमेंट न बन जाए। लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक को लेकर हंगामा जारी है। सरकार दावा कर रही है कि वो 120 साल पुराना कानून बदल रही है, जबकि विपक्ष को अंदेशा है कि यह कानून लोगों की निजता में दखल देगा। दरअसल पुराने कानून में अपराधी के सिर्फ उंगलियों और तलवों के निशान लिए जाते थे, लेकिन नए कानून में अपराधियों की पूरी बायोमेट्रिक पहचान रखने का इंतजाम है। इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो पुराना अधिनियम मौजूदा है, इस मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर से बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। एप्लीकेशन बिल जो पेश किया गया तो उसको आप लोगों ने अपोज किया, सर ऐसा क्यों? जी, मैं भी पर्सनली अपोज करने का नोटिस दिया था, लेकिन 6-7 लोग बात किए तो स्पीकर और नहीं चाहता था। लेकिन मैं जो कहना चाहता था कि इसमें 3-4 बड़े प्रॉब्लम है इस बिल में, जो आपने सुना पार्लियामेंट में कि बहुत सारे ज़्यादा इंट्रूजन कर रहे हैं हमारे, सिर्फ उंगली के फिंगरप्रिंट्स नहीं, लेकिन बहुत दूसरी चीज़ें DNA वगैरह सब ले सकते हैं। मैं कह रहा था कि मुझे ये नहीं पसंद है कि जो कॉन्विक्ट है, मतलब जिसको सज़ा दे चुके हैं, उन्हीं को ऐसे करने में एक किस्म का ट्रीटमेंट है। लेकिन जिसके ऊपर शक है कि आपको अरेस्ट कर दिया, कोई चार्ज भी नहीं आया अब तक, जज ने कुछ भी तय नहीं किया आपके खिलाफ, और फिर भी अरेस्ट करते हुए ही पुलिस को ये करने का हक दे रही है, तो बहुत बहुत बुरी बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में कोई डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है। अगर आपके इतने सारे पर्सनल डेटा, आपके आंखें, आइरिस स्कैन, आपके रक्त के डिटेल्स, आपके DNA डिटेल्स सब ले लिए और डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी आपके पास नहीं हुआ, तो ये सब कहाँ रहेगा, कौन इस्तेमाल करेगा और क्या प्रोटेक्शन है आपको कि आपकी प्राइवेसी के वायलेशन नहीं हुआ है? मेरे ख्याल में ये भी सरकार सोचना था। और अंत में एक और प्रॉब्लम है इस बिल में जो कोई भी नहीं बताया उनके भाषणों में। इस बिल कहते हैं कि जो भी इस बिल ऑथराइज करते हैं, जो भी पुलिस किया, उसके खिलाफ केस लाना भी नामुमकिन है। मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल हमारे संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि जब केस लाने का हक हर व्यक्ति का है। अगर आप सोचते हैं कि आपका ये सब नहीं लेना चाहिए था, आपको केस ले आने का अधिकार है हमारे देश में। और ये बड़ी बुरी बात है कि ये लोग तो सरकार लगता है कि इसका मिसयूज कर सकती है इस बिल को लेकर सर? आपकी सरकार लगता है कि इस बिल का फायदा पास होने का मिसयूज कर सकता है अपने हक में सर? बिल्कुल मिसयूज कर सकते हैं। इस सरकार, कोई राज्य सरकार, आने वाले सरकार, मेरे ख्याल में ये तो हमारे भारतीय नागरिक के अधिकार, उनके हक के बारे में मैं बोल रहा हूँ। एक सरकार कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो लोग स्थिर रहेंगे सैकड़ों साल। ये लोग भी जाएंगे, कोई और आएंगे, और इसको मिसयूज का पॉसिबिलिटी बहुत बड़ा है। शुक्रिया सर, थैंक यू। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विपक्षी दलों को एक चिट्ठी गई है और उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा एजेंसियों के दुरुपयोग पर इस चिट्ठी में चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बदले के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि चुनाव करीब आते ही एक्शन में आ जाती हैं ये सभी एजेंसियां। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी के नेता और उनके भतीजे इस वक्त उनके खिलाफ भी
ईडी की कार्रवाई चल रही है, उनसे पूछताछ चल रही है, जिसके लिए उनको बार बार दिल्ली भी बुलाया जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध पर अब ताजा खबर आ रही है। इस्तांबुल में शांति वार्ता के बीच खबर आ रही है, वो कुछ दिलासा देने वाली है। 3 घंटे की बातचीत के बाद रूस ने कहा है कि वो अपने हमलों में काफी कमी लाएगा। उसने कहा है कि वो अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज को कम करेगा, खास करके कीव के पास वो हमले घटाएगा। ये रूस ने अपनी तरफ से कहा है। हालांकि यूक्रेन पर हमले के 1 महीने से ऊपर हो जाने के बाद भी रूस अभी कीव में घुसने से नाकाम रहा है। फिलहाल इस्तांबुल में दोनों पक्ष आमने सामने बैठे हैं। यूक्रेन सीज फायर चाहता है और अपनी सुरक्षा की गारंटी भी।